कल कहाँ पढ़ लिया था अपन ने? मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी पढ़ ली थी कि मध्य प्रदेश के उपनाम क्या है, हृदय प्रदेश इसको क्यों बोला जाता है, ये सब चीजें अपन ने पढ़ ली थी। आज पढ़ने वाले हैं प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। क्या? मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। साथ में लिखते चलना, क्योंकि बाद में नोट्स नहीं बनाऊंगा, जब YouTube पे चलेगा क्लियर तो तुम YouTube से लिखते चलना, और अब लिख पा रहा हूं तो अब लिखते ही चलना, ठीक है। पहला है स्वर सामग्री। स्वर साम्राज्ञी जो है वो किसे बोला जाता है, किसी को पता है? लता मंगेशकर को। इसमें याद कराने के लिए कुछ नहीं है, सबको पता है कि स्वर साम्राज्ञी किसे बोला जाता है? लता मंगेशकर को, ठीक है। दूसरा लिखना विज्ञान पुरुष। क्या? विज्ञान पुरुष। विज्ञान पुरुष किसको बोला जाता है, किसी को पता है? अनिल काकोडकर को। किसको? अनिल काकोडकर। याद है किसी को? नहीं है याद, तो पता है अपन इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे ज्ञानी काका। ज्ञानी काका। वो पूछेगा विज्ञान पुरुष किसको कहते हैं, अनिल काकोडकर को। तो आप लोगों को हाल ही मतलब क्लिक हो जाएगा माइंड में कि ज्ञानी काका बताया था सर ने। तो कैसे याद करना है? विज्ञान पुरुष बोला जाता है अनिल काकोडकर को, मतलब ज्ञानी काका, याद रहेगा, ज्ञानी काका। थर्ड देखो, थर्ड है एक भारतीय आत्मा। एक भारतीय आत्मा। किसी को पता है एक भारतीय आत्मा किसको बोला जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। अपन लिखते भी चलेंगे और साथ में याद करते भी। लिख लिया? एक भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। लिख लिया सबने? इसके बाद है लोक माता। पता है किसी को लोक माता किसे कहते हैं? देवी अहिल्याबाई। देवी अहिल्याबाई को लोक माता बोला जाता है। देवी अहिल्याबाई का शासन काल कहां पर था? शासन किसी को पता है? इंदौर में। इंदौर में शासन करती थी देवी अहिल्याबाई। तो एक पॉइंट इसके साथ आपको ऐसे याद हो जाएगा, कहां पर शासन करती थी? इंदौर में। इनको बोला क्या जाता था? तो लोक माता। क्या? लोक माता, ठीक है। राजमाता। राजमाता किसको बोला जाता था, ये भी पता होगा? विजयाराजे सिंधिया को। राजमाता विजयाराजे सिंधिया। और आधुनिक चाणक्य किसी को पता है? आधुनिक चाणक्य बोला जाता है द्वारिका प्रसाद मिश्र को। द्वारिका प्रसाद मिश्र। कुछ चीजें ऐसी हैं जो खुद को याद करनी पड़ेंगी और कुछ ऐसी हैं जो मैं साथ में याद कराता चलूंगा। जितनी जितनी कठिन चीज होगी मैं पक्का उन सब चीजों को याद करा दूंगा। ये तो नॉर्मल सी सरल बात है, सबको पता रहती है, तो ये आप याद भी कर सकते हो। कठिन काव्य का प्रेत किसे बोला जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किसको? केशवदास को। सबको पता है? कठिन काव्य का प्रेत किसे बोला जाता है? केशवदास को। अब इसको पता है कैसे याद करना? जिसको याद ना हो मैं बताता हूँ। केशव में क्या आ रहा है? केस, ठीक है। केस मतलब क्या होता है? बाल होते हैं। तो लड़कियां जो होती हैं उनको बाल बांधने में बहुत कठिनाई होती है कि नहीं? याद हुआ कि नहीं? कठिन काव्य का प्रेत केशवदास।
हुआ? कोई नहीं भूलेगा, मुझे पता है कभी भी। इन चीजों से सबको याद रहता ही है। ओशो, रजनीश ओशो किसे बोला जाता है? रजनीश ओशो पता है किसको बोला जाता है? राजेंद्र जैन। किसको? राजेंद्र जैन को रजनीश ओशो बोला जाता है। ये तो लगभग नॉर्मली याद रहेगा, रजनीश और राजेंद्र याद रहेगा कि नहीं? रजनीश ओशो को क्या बोला जाता है? वो सॉरी, रजनीश ओशो किसे बोला जाता है? राजेंद्र जैन को। रज याद रहेगा कि नहीं? मनु, ये तो सबको ही पता होगा कि मनु किसको बोला जाता है कि नहीं? कल से अपन कोई बीएससी वाली सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं इस बैच में, सिर्फ आज के लिए, बाद में तो मैं पढ़ा ही नहीं रिकॉर्डिंग करके। किस नंबर पर थे, कितने लिख लिए थे? मनु, मनु किसको बोला जाता है? रानी लक्ष्मीबाई को। इनका एक बचपन का नाम था मनु। इसके बाद है नवीन। नवीन किसको बोला जाता है? नवीन, किसी को पता है नवीन किसको बोला जाता है? नवीन, बाल कृष्ण शर्मा नवीन को ही नवीन बोला जाता है। किसको? बाल कृष्ण शर्मा नवीन। तो नॉर्मली ये भी याद रहेगा, नाम के पीछे ही आंसर है कि नहीं? नवीन जो है नाम के पीछे ही, उसका पूरा नाम ही है बाल कृष्ण शर्मा नवीन। शॉर्ट में किसी को नहीं बुलाते छोटू, मोटू, डोलू बुलाते हैं ना, तो बस यही बोलिए कि नवीन, बाल कृष्ण शर्मा नवीन कहने में कितना कठिन है, उसको सिंपल उसे नवीन बोला जाता था। दादा मुनि, दादा मुनि किसे बोला जाता है? किसी को पता है? ये बोला जाता है अशोक। किसको? अशोक कुमार को। इसका नाम भी सुना होगा, शायद फिल्म स्टार है कि नहीं? अब इसको याद कैसे करना है? अशोक दादा। कैसे याद करना है? अशोक दादा। ज्ञानी किसे, विज्ञान पुरुष किसे बोला जाता है? अनिल काकोडकर को ज्ञानी काका। दादा मुनि अशोक कुमार को दादा, अशोक दादा। याद रहेगा कि नहीं? दादा जैसे ही वो सामने आया कि दादा मुनि किसे बोला जाता है, तो ऑप्शन में अशोक सर ने बताया था दादा, अशोक दादा। याद आएगा कि नहीं? अगला है शहीद। ये तो सभी को पता होगा, शहीद किसे बोला जाता है? तो सभी को ही पता होगा, चंद्रशेखर आजाद को। और एक और पूछा जाता है कि आजाद किसे बोला जाता है? ये भी कई बार आता है कि आजाद किसे बोला जाता है? तो चंद्रशेखर आजाद को। शहीद किसे बोला जाता है? तो वो भी चंद्रशेखर आजाद को। अब शहीद क्यों बोला जाता है? उसकी तो कहानी सुनी ही होगी कि उन्होंने गोली वोली मार ली थी, खुद मर गए थे, तो उन्हें उसी दिन से शहीद, जो अंग्रेज थे उन्होंने कहा था शहीद हो गया देश के लिए, उस दिन से उनका उपनाम पड़ गया शहीद। अगला है संगीत सम्राट। इसका भी सबको पता होगा, संगीत सम्राट किसे बोला जाता है? तानसेन को। तानसेन की समाधि कहां पर है? ग्वालियर में। ग्वालियर घराने में ये काम करते थे, ग्वालियर में रहते थे, और उसके बाद ये चले गए थे उसके यहाँ, क्या नाम है, अकबर के दरबार में, नवरत्नों में। उनके नवरत्नों में एक उपाधि थी नवरत्न, जो उसमें ये शामिल थे 9 लोगों में। किसी को पता ताई किसे बोला जाता है? ताई, ताई नाम नहीं सुना? लोकसभा की सांसद रह चुकी है कई बार, और लोकसभा स्पीकर भी रह चुकी हैं ताई। सुमित्रा महाजन। कुछ नाम तो ऐसे हैं यार जो राजनीति से जुड़े हैं तो रेगुलर अब सुनते ही रहते हैं। सुमित्रा महाजन ये इंदौर की है, इंदौर सांसद, इंदौर से हर बार सांसद बनती है, लगभग शायद 8 या 9 बार बन चुकी हैं। ठीक है। सहकारिता पुरुष, सहकारिता पुरुष किसे बोला जाता है? सहकारिता पुरुष दामोदर
पुरोहित को। दामोदर पुरोहित को सहकारिता पुरुष बोला जाता है। इसमें से एक वर्ड लेना अपन को याद करने के लिए, हेत। क्या लेना है? हेत। इधर से लेना साहूकार। सहकारिता मतलब इसको बोलो साहूकार। साहूकार लोग जो होते हैं किसी के हित में सोचते हैं। कोई पैसे ब्याज से देता है, वो ये सोचता है कि ये गरीब है या अमीर है, कोई नहीं सोचता। उसको तो जितना लेना है वो लेता ही है। तो साहूकार किसके हित में नहीं सोचते? गरीबों के हित में। तो सहकारिता पुरुष दामोदर पुरोहित। याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं? सहकारिता पुरुष दामोदर पुरोहित। नॉर्मली याद ही रहेगा कि जो साहूकार होते हैं वो किसी के हित में नहीं सोचते हैं। इसके बाद है नर्मदा पुरुष। नर्मदा पुरुष अमृतलाल बेगड़ा। अमृतलाल बेगड़ा। नर्मदा का जो पानी होता है अमृत है। नर्मदा का जो पानी है वो क्या है? अमृत के समान है। अपन लोग कहते हैं कि नहीं कहते? नर्मदा में नहाने चले, स्नान करने चले, पाप दूर हो जाएंगे। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि वो अमृत के समान पानी है। ठीक है, याद हुआ? नर्मदा पुरुष अमृतलाल बेगड़ा। नर्मदा का पानी अमृत है। इसके बाद है व्याकरणाचार्य। ये तो सभी ने सुना होगा, व्याकरणाचार्य। व्याकरणाचार्य नहीं सुना? पाणिनि का नाम व्याकरण के क्या था, जिन्होंने व्याकरण ही बनाई पूरी, सुना होगा। व्याकरणाचार्य पाणिनि, ये तो याद ही रहेगा। विधि पुरुष। विधि पुरुष कुंजीलाल दुबे। एमपी पढ़ी किसने किसने अभी तक? किसी ने भी नहीं पढ़ी। तूने तो पढ़ी है ना, तुझे तो पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो फिर एमपी में पढ़ा ही क्या? ले बता। देख, एमपी की शुरुआती चीजें जो सामान्य जानकारियां हैं, अगर वही चीज नहीं पढ़ी तो फिर टीचर ने पढ़ाया क्या? और इतना पता है कि मैं जितना पढ़ा हुआ ना शिवप्री, अभी तक किसी ने एमपी नहीं पढ़ाया हुआ। इतना मुझे पता है अच्छे से। व्याकरणाचार्य पाणिनि। विधि, विधि का मतलब होता है कानून। विधि पुरुष कानून को बनाने वाला व्यक्ति पुरुष कुंजीलाल दुबे, इन्हें विधि पुरुष कहा जाता था एमपी में। इनका उपनाम दिया गया है अभी। हाँ, ये तो पता ही होगा सबको, मुझे पता है। दिग्गी राजा। दिग्गी राजा पता है किसी को? दिग्गी राजा किसे बोला जाता है? दिग्विजय सिंह को। किसको? दिग्विजय सिंह को। ठीक है, किसे? दिग्विजय सिंह को दिग्गी राजा बोला जाता है। ये तो याद ही रहेगा सबको नॉर्मली। कहीं का राजा नहीं है, उपाधि है इसकी, इसका नाम है। जैसे तेरे घर में तो उससे छोटू बोलते होंगे, मोटू बोलते होंगे, कुछ भी बोलते हैं, ऐसे ही उसे मध्य प्रदेश में दिग्गी राजा का नाम दिया गया, क्योंकि ये कांग्रेस में इसने एक राजा का रोल निभाया था, एक समय का टाइम था। हाँ, अब पढ़ने वाले ये वाला टॉपिक खत्म। मध्य प्रदेश के व्यक्तियों के उपनाम। आगे कुछ आएंगे, आते रहेंगे, क्योंकि ये इतने तो है नहीं, 15-20 और भी कई व्यक्ति हैं, आते रहेंगे, अपन पढ़ते चलेंगे बीच बीच में अगर आए तो। ठीक है, प्रमुख प्रशासनिक भवन। अगला पॉइंट डालो, अगला टॉपिक है प्रमुख प्रशासनिक भवन। प्रमुख प्रशासनिक भवन। टाइम कितना हो गया? प्रमुख प्रशासनिक भवन
भवनों के प्रमुख प्रशासनिक भवनों के नाम एवं उनकी स्थिति। प्रमुख प्रशासनिक भवनों के नाम एवं उनकी स्थिति। विधानसभा भवन कहाँ पर है? विधानसभा भवन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की राजधानी। तो फिर विधानसभा कहाँ हुआ? जिसे और किस नाम से जानते हैं? इंदिरा गांधी भवन। विधानसभा इंदिरा गांधी भवन कहाँ पर है? भोपाल। यार छोटी छोटी चीजें नहीं पता तुम लोगों को। कहाँ पर है? भोपाल। वल्लभ भवन इसी के अंदर है, जिसमें अपने प्रशासनिक कार्य चलते हैं, मंत्री जी मीटिंग करते हैं। वल्लभ भवन इसी के अंदर काम करने के लिए सचिवालय। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये तो सबको पता है। विधानसभा भवन कहाँ है? भोपाल में। जिसे किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी भवन। जो वल्लभ भवन है वो किस भवन के अंदर है? तो इंदिरा गांधी भवन के अंदर। सचिवालय इसी के अंदर। भाई आजकल क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, क्योंकि वो लोग बना बना के थक गए इन चीजों को। तो छोटी मोटी चीजें तो कई बार पूछ ली, कई बार, कि विधानसभा भवन का है भोपाल में। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ? राजकीय पुष्प क्या है? फूल क्या है? ये सब फल क्या है? ये तो वो पूछता ही रहता है। ये तो नॉर्मल है, वो भी समझ गया कि अब इन चीजों से कोई मतलब नहीं। अब पूछता है वो जो राजकीय फल फूल पुष्प, उनके साइंटिफिक नाम के वैज्ञानिक नाम क्या है, वो अपन निकल पढ़ लिए हैं। ठीक है। राज्य विद्युत मंडल। राज्य विद्युत मंडल बिल किस किस के घर आता है? सबके घर आता है। उसी में दिया हुआ है कि राज्य विद्युत मंडल कहाँ है? जबलपुर। जबलपुर। और इसे अपन एक और नाम से जानते हैं, शक्ति भवन या शक्ति मंडल। शक्ति भवन या शक्ति मंडल के नाम से भी जानते हैं। राज्य विद्युत मंडल या शक्ति मंडल कहाँ पर है? तो वो है जबलपुर में। कहाँ पर? जबलपुर में। मध्यांचल भवन। मध्यांचल भवन, यहाँ के मंत्री जी जाते हैं तो वहां रुकते हैं। कहाँ? मध्यांचल भवन में। कहाँ जाते हैं? दिल्ली। तो मध्यांचल भवन कहाँ पर है? दिल्ली में। मध्य लोक, अभी दो पॉइंट है काफी कंफ्यूजन के, कि मध्यांचल भवन कहाँ है और मध्य लोक कहाँ पर है। मध्य लोक है मुंबई। कहाँ पर? मुंबई। तो ये दो चीजें कंफ्यूजन वाली हैं, कि मध्यांचल भवन कहाँ है? दिल्ली में। और मध्य लोक कहाँ है? मुंबई में। मध्य प्रदेश का लोक सेवा आयोग। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। लोक सेवा पब्लिक सर्विस कमीशन कहाँ पर है? अपने यहाँ के लोग पढ़ाई करने सबसे ज्यादा कहाँ जाते हैं? पीएससी की तैयारी करने। पीएससी की तैयारी, एमपीपीएससी की तैयारी करने लोग कहाँ जाते हैं? इंदौर। कहाँ जाते हैं? यूपीएससी की तैयारी करने। ठीक है, दिल्ली में। तो एमपीपीएससी का आयोग कहाँ पर होगा? इंदौर में। यूपीएससी करने जाते हैं तो उसका आयोग कहाँ होगा? दिल्ली। ये तो नॉर्मली सी बात है, याद रखने वाली, अपने आप ही याद हो जाएगा कि लोक सेवा आयोग कहाँ पर है? इंदौर। यही आयोग जो है पीएससी के एग्जाम को रेगुलेट करता है।
ठीक है। निर्वाचन आयोग कहां पर हो सकता है? निर्वाचन आयोग, ये सब चीजें तो यार सामान्य सी बातें हैं कि निर्वाचन आयोग हो कहां सकता है। जब बनाने वाले भी वही हैं तो बैठेंगे कहाँ, वो कहाँ से रेगुलेट करेंगे? भोपाल से ही। हर चीज की चुनाव प्रणाली कुछ भी हो तो तैयारी तो वही करते हैं मंत्री लोग, है कि नहीं। उसके बाद जो संविधान की तरफ से, संविधान की तरह होता है निर्वाचन आयोग जो होता है वो इनको रेगुलेट करता है। इसमें कुछ नेताओं का कोई हाथ नहीं होता है, एक स्वतंत्र निकाय है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ना कोई मंत्री ना कोई संतरी, एक स्वतंत्र निकाय है, जो फैसले लेगा यही लेगा। मुख्यमंत्री निवास को क्या बोला जाता है? अब यही नहीं पता तुम लोगों को। मुख्यमंत्री जहाँ रहता है, जो उसका घर है, उसे क्या बोला जाता है भाई? कोठी वोटी तो सब अपने नॉर्मल सब जानते, कोठी कहते हैं, हर घर से कोठी बनाते। श्यामला हिल्स, श्यामला हिल्स क्या बोला जाता है? श्यामला हिल्स, इसमें मुख्यमंत्री रहता है, मुख्यमंत्री का घर होता है श्यामला हिल्स। भाई सरकारी रहता है, प्राइवेट नहीं रहता। सरकार देखिए मंत्री जी बदल गई तो उसका घर भी वहां से ट्रांसफर को खुद पर प्राइवेट में रहेगा, अपने घर में जाके। जब तक वो मुख्यमंत्री के पद पर है उसे यहीं रहना है, श्यामला हिल्स में। भारत भवन, भोपाल। जितनी अधिक चीजें जो होंगी वो कहाँ होंगी? यहाँ सब भोपाल में ही रहती हैं। हद से ज्यादा भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर और इंदौर, चार जगह हर चीज की जो है, चार ही जगह है बस, हद से ज्यादा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कहीं कहीं इधर उधर है कि नहीं। तो भारत भवन भोपाल। मध्य प्रदेश का राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश का राजस्व मंडल ये कहां पर है? ग्वालियर, ग्वालियर। जो राजस्व इनकम टैक्स वसूलते हैं वो जो उसका विभाग है, मुख्य विभाग, वो कहां पर है? मुख्यालय ग्वालियर में, ठीक है। मध्य प्रदेश का निदेशालय, सूचना आयोग ने लिखा, मध्य प्रदेश का सूचना आयोग, जितने भी आयोग है सबका जो हेड ऑफिस है वो पूरा भोपाल में है। कहां पर है? भोपाल। तो सूचना आयोग भी कहां पर है? भोपाल। शिद्दत से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुमने पढ़ाई, मैं कहता रहा हूँ भैया, पर जहाँ से पढ़ा है उनसे पूछ के, भाई साहब ये क्या नहीं पढ़ाया, तो ये नहीं आते एग्जाम में। मध्य प्रदेश से अलग है, शुरू में पढ़ा था वो, अब वो जो भी हो तो इसकी जिम्मेदारी है मेरी थोड़ी ना भैया। तो मध्य प्रदेश का राज्य सूचना आयोग कहाँ पर है? भोपाल, ठीक है। मध्य प्रदेश का निदेशालय, अब मुझे पता है तुम लोगों को तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा, समझ में आया तुझे, मैं पढ़ाऊंगा मध्य प्रदेश के पर्वत, मध्य प्रदेश की पहाड़ी, मध्य प्रदेश की नदियां, ये तो आएगा ही आएगा क्योंकि वो तो पढ़ा ही होगा। एक आध बार सुना भी होगा कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की नदी भी है। मध्य प्रदेश का निदेशालय, मध्य प्रदेश का निदेशालय सतपुड़ा भवन भोपाल, आवाज नहीं, सतपुड़ा भवन भोपाल।
मध्य प्रदेश का निदेशालय कहाँ पर है? सतपुड़ा भवन भोपाल में। हाँ, कल मैंने लिखवाया था कि मध्य प्रदेश की राजकीय मछली क्या है? महासीर। इसका वैज्ञानिक नाम? टोरटोर। क्या है? टोरटोर। सबसे अधिक किस नदी में पाई जाती है? इसकी उपलब्धता कहाँ पर है? नर्मदा नदी में। कहाँ पर? नर्मदा नदी में। और नर्मदा पुरुष किसे बोला जाता है? अभी बताया था, नर्मदा पुरुष किसे बोला जाता है? अभी लिखवाया ही है, अमृतलाल बेगड़ा को। अब क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो मछली है महासीर, उसकी उपलब्धता धीरे धीरे घट रही थी, और इसने जो अमृतलाल बेगड़ा है, इसी ने नर्मदा अभियान चलाया था। मैंने कितना अच्छे से याद, नर्मदा का पानी अमृत होता है कि नहीं? नर्मदा का पानी अमृत होता है, याद तो रहना ही है। मैंने कल बताया था राजकीय पक्षी दुग्धराज। इसका वैज्ञानिक नाम? पैराडाइस फ्लाईकैचर। अब वो ये पूछ सकता है कि जो राजकीय पक्षी दुग्धराज है, उसकी उपलब्धता सर्वाधिक कहां पर है, मतलब किस क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जा सकता है? किस क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाता है? तो यह पाया जाता है मालवा में। मालवा, ठीक है। कहां पर पाया जाता है? मालवा में सर्वाधिक। मैंने बताया था कल मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलकम, और ये भी बताया था इसकी जो मलकम अकेडमी है वो कहां पर है? उज्जैन। कहां पर? उज्जैन। राजकीय नाट्य और राजकीय नृत्य राई। राजकीय नृत्य जो है वो सबसे अधिक किस क्षेत्र में, मतलब इसका मुख्य क्षेत्र क्या है? बुंदेलखंड। और राजकीय नाट्य का? मालवा। राजकीय नाट्य का कहां पर है? कल बताया था राजकीय फसल सोयाबीन। सर्वाधिक कहां पर उगाते हैं, मतलब सर्वाधिक इसका उपलब्धता क्षेत्र? मध्य प्रदेश तो यार पढ़ा है, मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में? मालवा में। कहां पर? मालवा में। सर्वाधिक जो उपलब्धता का क्षेत्र है वो है मालवा। अब वो ये नहीं पूछेगा कि मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है, तो सबको पता है सोयाबीन, वो ये भी तो पूछ सकता है। इसका वैज्ञानिक नाम भी तो पूछ सकता है, ग्लाइसिन। पूछ सकता है कि नहीं? ठीक है। और मैंने बताया था राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। किस प्रजाति का है? किसका? ब्रेडरी। किस प्रजाति का है? ब्रेडरी प्रजाति का। सबसे अधिक किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आज तक तुमने सुना? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पर? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में यह सर्वाधिक पाया जाता है। पढ़ा किसी ने तुम्हें अंदर तक? सब बता दूंगा बाद में जब राष्ट्रीय उद्यान पर। किसी ने पढ़ा है इतने अंदर तक? पढ़ाया तुम्हारे सर ने? नहीं पढ़ाया होगा। उसने इतना ही बताया हो, मुझे पता है कि राजकीय पशु बारहसिंगा है। बहुत से बहुत इसका वैज्ञानिक नाम बता दिया होगा, रूवर्स डुवासेली। इसके बाद कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं, मतलब नहीं पढ़ाने वाले नहीं बता सकते।
अब कजन की संख्या बताऊंगा तो 200 पाए जाते हैं। में बड़ा मतलब जी काले भूसी पाए जाते हैं। भूसी का होता है हाँ? भूसी भूरसिंह हाँ। भाई जो कान्हा किसी राष्ट्रीय उद्यान है ना, उसका एक और नाम है बारादा बूरा सिंह ऐसा कुछ, ठीक है। वहाँ का राजा था, उसके नाम पर है। खाना किसी को दूसरा नाम होगा। हाँ, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेगा ना उसके, उस टाइम तो ये भी पढ़ा दूंगा, चिंता क्यों कर रहा है। मध्य प्रदेश की ऐसी विश्व धरोहर स्थलों के नाम बताइए जो यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को एक ऐसी संस्था होती है जो कि विश्व में जो मुख्य मुख्य धरोहर स्थल होते हैं घूमने के फिरने के, जो वो प्राचीन होते हैं सबसे अधिक, और उनकी धीरे धीरे समाप्ति हो रही कगार, उसको यूनेस्को में रखा जाता है। तो इसमें 3 को शामिल किया अभी तक, जो पर्यटन स्थल होते हैं, आकर्षक पर्यटन स्थल। खजुराहो, सांची, भीमबेटका, ये 3 स्थल यूनेस्को में शामिल हैं। क्यों सर? मैं बताऊंगा, इसको बंद करके बताऊंगा, रुक जा। क्या है? खजुराहो, सांची और भीमबेटका, 3 मध्य प्रदेश के 3 ऐसे धरोहर स्थल हैं जो कि यूनेस्को में शामिल हैं। अब तुम लोगों को यही नहीं पता कि यूनेस्को क्या होता है, तो वो तुम लोग खुद देख लेना, अभी बताया भी था, ठीक है। कब मांडू प्रस्तावित है? अभी प्रस्तावित का मतलब समझते हो? ये बोलने खजुराहो को 1986 में शामिल किया था, सांची को 1989 में शामिल किया था, और भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को में शामिल किया था। अब तो मैं लाइन से बस याद रखना है, खजुराहो, सांची और भीमबेटका, डेट अपने यहाँ पे याद रहेगी, 86, 89, 3। ठीक है। मांडू, मांडू, हाँ जी क्या चीज है? धरोहर स्थल जानता है? जैसे कि देख, इसमें कुछ ऐसी चीजें शामिल होती हैं जो कि घूमने के नाम से प्रसिद्ध हो। खजुराहो नाम सुना है, सांची, भीमबेटका, तीनों प्रसिद्ध हैं, किसी धर्म से भी जुड़ी हो, और जो कि एक ऐसी प्राचीन वस्तु है हो जो कगार पर हो समाप्ति के बाद। ऐसा थोड़ी ना कि हर चीज को शामिल किया, उनमें कुछ प्रसिद्ध लोग जाते हैं क्या घूमने आदमगढ़ में, मरना है क्या वहां जाके? आदमगढ़ की गुफा है, तो फिर तो ये भाई घूमने, खजुराहो कितना फेमस है यार एमपी का, सांची लोग घूमने जाते हैं, भीमबेटका लोग घूमने जाते हैं, तो ये होगा कि वो होगा? हाँ भाई, कोई सांची है यार जो अशोक ने करवाया था, एक ही सांची है, 4 सांची है नहीं। हाँ, एक सांची दूध दे रही है, दूध जरूर आता है सांची का, तो वो नहीं है, ये घूमने वाला सांची है जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था, ठीक है। सर जी बंद कर दो, अब देता हूं तुम्हारे जवाब। वही तुम गांव में रह रहे